हेलो बच्चों। आज हम IIT JEE एडवांस का 2024 का पेपर 2 डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे फिजिक्स का मैं एक एक करके क्वेश्चंस लूँगा, उसके डिटेल सॉल्यूशंस आपको दूंगा और उसके आंसर बताऊंगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे कहा हुआ है रीजन इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन XY प्लेन ऑफ हाइट L। ये वाला रीजन है, L हाइट है, एज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड B है जो कि Z डायरेक्शन में है और Z डायरेक्शन आउटवर्ड है, the positive z direction. Conducting loop PQR in the form of an equilateral triangle of the same height L, कभी height L है, is placed in the XY plane with its vertex P at x equal to 0. अब इसको x equal to 0 कहा है, ये जो डॉटेड लाइन है इसको x equal to 0 कहा गया है। यहां से इसको हम फॉल करा रहे हैं। At t equal to 0, the loop starts entering the region of the magnetic field with a uniform velocity v along the positive x direction। अच्छा, ये वाला डायरेक्शन जो नीचे की तरफ है ना, इसी को पॉजिटिव x डायरेक्शन का हुआ है, तो ये नीचे कांस्टेंट वेलोसिटी v से एंटर कर रहा है। ठीक है। द प्लेन ऑफ द लूप एंड इट्स ओरिएंटेशन रिमेन अनचेंज थ्रू आउट इट्स मोशन। मतलब इसका प्लेन चेंज नहीं होता किसी भी तरह से, इसी प्लेन में ये फॉल करने वाला है। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ बेस्ट डिपिक्ट्स द वेरिएशन ऑफ द इंड्यूस्ड EMF द लूप एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x। मतलब जैसे जैसे ये इसके अंदर एंटर करेगा तो इसमें जो EMF इंड्यूस होगा वो डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज होगा। ठीक है, पहले हम ग्राफ्स देख लेते हैं चारों। ये 4 ग्राफ हमको दिया हुआ है। अच्छा, हर एक ग्राफ में तुम एक चीज देखो कॉमन है कि अप टू x इक्वल टू L जो EMF है वो नेगेटिव में इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद फिर हम हर एक में देख रहे हैं कि जो ग्राफ है ऊपर की तरफ राइज कर रहा है। बस फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ के बाद कहाँ पे ये 0 होगा, इसमें डिफरेंस है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3L/2 डिस्टेंस से थोड़ा पहले ये 0 हुआ, यहाँ पे पूरा 3L/2 पे 0 हुआ। अच्छा, इसमें थोड़ा सा फर्क है कि ये फिर अगेन जो L इक्वल टू L से शुरू होता है, x इक्वल टू L से 0 से स्टार्ट होता है। तो ये बताना है कि चारों में से कौन सा ग्राफ एक्चुअली सही है। देखो, सबसे पहले तो हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। देखो, फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है वैसे, बट मैं आपको बता रहा हूं। फर्स्ट पार्ट ऐसे, ये हमारा ट्रायंगल है और जो ऊपर से ट्रायंगुलर रीजन है फ्रेम वो इसके अंदर एंटर कर रहा है। जैसे यहां से जब ये x एंटर कर चुका होगा इसके अंदर, तो उस समय कितना पार्ट इसका अंदर है, ये वाला पार्ट अंदर है, ये वाला पार्ट अंदर है। इसमें एक मोशनल EMF डेवलप होगा और वो EMF होगा B P इंटू L इफेक्टिव। ठीक है, इसका इफेक्टिव L ये वाला होगा, ये दिस इज L इफेक्टिव। तो अगर इस पोर्शन को देखो, ये और नीचे वाला, तो दोनों आधा आधा हाइट ले रहा है। ये x/2 है और ये भी x/2 हाइट है। ठीक है, ये वाला अगर देखा जाएगा, ये इफेक्टिव लेंथ, तो आपको पता है हाइट क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए, √3a/, जो साइड लेंथ होगा वो होगा 2h/√3। तो L इफेक्टिव यहां पे हो जाएगा 2x/√3। इसको यहां पे हम पुट कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू PV 2x/√3। तो यहां से ना हमको ये पता चल गया कि E प्रोपोर्शनल टू x है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का आउटवर्ड है। ठीक है, तो इफेक्टिव L में जो ये वाला एंड बनेगा, ये बनेगा नेगेटिव और ये वाला एंड बनेगा पॉजिटिव। ठीक है, तो
अगर हमने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ ई लिया, उसका उल्टा डायरेक्शन में नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ ई हो जाएगा। कि चारों ही ग्राफ में नेगेटिव में ही ई इंक्रीज हो रहा है, तो हमको इससे मतलब नहीं है कि कौन से डायरेक्शन को हम पॉजिटिव या कौन से को नेगेटिव ले रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पे देखना, जो ग्राफ है, ग्राफ का पहला पार्ट वो तो ऐसे बढ़ेगा, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू एक्स बढ़ेगा, और कहां तक, एल तक बढ़ेगा। ठीक है, अब दूसरा पार्ट जो इसका है, दूसरे पार्ट में ये पूरा जब यहां पे एंटर कर जाएगा एल तक, देखो एल तक एंटर करने पे क्या होगा, मैं दूसरे कलर से इसको ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, ये एल तक जब बढ़ेगा यहां तक, तब तक तो इंक्रीज होता जा रहा है, जो ये इफेक्टिव लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ तब तक इंक्रीज हो रहा है। बट जैसे इससे थोड़ा सा आगे जाना शुरू होगा ना ये, अब हम एग्जैक्टली ये नहीं बोल सकते कि इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, या डिक्रीज हो रहा है। ये मैं इसको थोड़ा सा ना आपको ज्योमेट्रिकली बता रहा हूं। इस पार्ट को हटा के नया एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें मान लो हमारा जो फ्रेम है, ये यहां से एक्स लेंथ ऑलरेडी गिर चुका है, एक्स लेंथ। अब इसमें से देखो कौन कौन सा पार्ट इसका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। मैग्नेटिक फील्ड यहां पे है, इस रीजन में है। तो एक तो इसका पार्ट है ये वाला जो अंदर है, एक इसका पार्ट है ये वाला जो अंदर है, और एक इसका पार्ट है ये वाला जो अंदर है। अब हमको पता है कि कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करे तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो ये जो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, यहाँ पे अगेन एक माइनस और एक प्लस बनेगा। ठीक है, अच्छा इसमें भी यहाँ पे एक माइनस, यहाँ पे एक प्लस बनेगा, और इसमें दो पार्ट इस तरफ को है, वहां पे एक माइनस और यहाँ पे एक प्लस बनेगा। तो इसमें देखना ईएमएफ किस किस तरह से इस रॉड के अंदर हम दिखा सकते हैं। एक तो ये है, एक ये है, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, बट इसका जो ईएमएफ है ना, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉक है, ये सब क्लॉकवाइज ईएमएफ है। ठीक है, अभी तक जो था वो एंटी क्लॉक ही था। अब हमको ये देखना होगा कि इनका इफेक्टिव लेंथ कितना कितना है। जैसे इसका इफेक्टिव लेंथ ये है, इसका इफेक्टिव लेंथ ये है, ये एंगल 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है। इसको अगर लोगे ये कितना और ये कितना, तो ये आधा आधा डिवाइड हो गया है। ठीक है, ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, दिस विल बी एक्स माइनस एल। जो इसका इफेक्टिव लेंथ होगा दैट विल बी एक्स माइनस एल इंटू 2/√3। इसका जो इफेक्टिव ईएमएफ होगा दैट विल बी V इंटू वी। ये वाला पोर्शन इसको मैं E1 लिख रहा हूं। ठीक है, इसका जो ईएमएफ में डेवलप हुआ है इसको E1 लिख रहे हैं, और इसमें भी E2 और इसमें भी E2। 2 दो बार आया, दोनों ऐड हो रहा है, तो 2 टाइम्स E2 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स EV। और ये पोर्शन ये वाला क्या है, दिस इज हाफ ऑफ द रिमेनिंग। ठीक है, L माइनस एक्स माइनस एल, इसका आधा है ये। ठीक है, तो ये 2L माइनस एक्स बाई 2, तो ये L माइनस एक्स बाई 2 ये भी हो गया, L माइनस एक्स बाई 2 ये भी हो गया। तो इसकी वजह से अब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, दिस विल बी एंगल इज 30 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं इसको P लिख दूं, B इक्वल टू कितना हो जाएगा, B विल बी इक्वल टू L माइनस एक्स बाई 2 tan 30। ये इसका इफेक्टिव लेंथ हो गया, और ऐसा इधर भी है इफेक्टिव लेंथ 2 टाइम्स दिस इज 2, 2 तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, L माइनस एक्स बाई 2 1/√3। अब जीरो कहां पे आएगा, सिर्फ वहीं पे हमारा कंफ्यूजन है, बाकी हम कोई तो पूरी तरह से सॉल्व नहीं करना चाहते। जीरो कहां पे आएगा, जब E1 और 2E2 इक्वल हो जाएगा। इन दोनों को इक्वेट करके उस x का वैल्यू निकाल लो। दैट x कम्स आउट टू बी समवेयर अराउंड 1.33 L, जहां पे जाकर के EMF
जीरो हो जाएगा। इन दोनों का ईएमएफ इसको बैलेंस कर लेगा। तो अब पीछे चलते हैं, देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सबसे सही होगा। तो देखो इसमें यहाँ तो 2L पे जाके जीरो होता है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे 3L/2 पे जीरो होता है, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3L/2 से थोड़ा पहले जीरो हो रहा है, तो दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ये तो वैसे ही गलत है क्योंकि एक कॉन्टिन्यूटी है, तो यहाँ पे एकदम से कोई चेंज नहीं आएगा ईएमएफ में। तो पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, ए इज करेक्ट। चलो दूसरे क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है, पार्टिकल ऑफ मास m इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए बॉडी ऑफ मास कैपिटल M। नॉर्मली जैसे अर्थ के अराउंड सैटेलाइट का होता है जैसे, या सन के अराउंड अर्थ का होता है, वो क्वेश्चन है। द पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r0 विद टाइम पीरियड t0 अराउंड द मास m। तो हम अपने मन में सोचते जाते हैं कि t0 कितना हो जाएगा। t0 स्क्वायर जो होगा दैट विल बी 4 पाई r0 क्यूब ऑन m। नॉर्मल हमने केपलर्स थर्ड लॉ पढ़ा है, उसमें टाइम पीरियड का ये रिलेशन होता है, अपने दिमाग में रखना है। देन द पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू एन एडिशनल सेंट्रल फोर्स। एक और फोर्स लगा दिया, एक तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था उसके अलावा एक और फोर्स लगा दिया। फोर्स डायरेक्टली हमको बताया नहीं, बोल रहा है कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पोटेंशियल एनर्जी VCR इक्वल टू m अल्फा अपॉन r क्यूब। ठीक है, तो रिकॉल करो फोर्स क्या होता है। फोर्स इज माइनस du अपॉन dr। तो अगर माइनस du अपॉन dr करोगे, यहां पे r पावर 3 है, ठीक है, ये ऊपर जाकर के -3 हो जाएगा। ये जो फोर्स लगेगा, दिस फोर्स विल बी माइनस और माइनस प्लस 3m अल्फा अपॉन r पावर 4। ठीक है, हमने डिफरेंशिएट कर दिया, 3m अल्फा अपॉन r पावर 4। ये एडिशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, पॉजिटिव फोर्स है, इसका मतलब अवे फ्रॉम सेंटर ऐसे लगेगा। एक तो फोर्स टुवर्ड्स सेंटर लगता है, कितना लगता है, Gmm अपॉन r स्क्वायर, ये टुवर्ड्स सेंटर लगता है। इसमें से मुझे इसको माइनस करना पड़ेगा, 3m अल्फा अपॉन r पावर 4 को माइनस करना पड़ेगा। और डिस्टेंस r0 दिया हुआ है, तो ये ऐसे हम तरह से ले सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू नेट सेंट्रीपिटल फोर्स। दिस विल बी m इंटू ओमेगा स्क्वायर कर देते हैं, v स्क्वायर लिखने का कोई फायदा नहीं है, m ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर और इनटू r0। ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर r होता है। तो अब यहां से, अच्छा, इस t को इसने कहा है t1 और इसको कहा है t0। t1 स्क्वायर को हम लिखना चाहते हैं, तो ये आ जाएगा 4 पाई, अच्छा m को तो काट लो पूरे से, m को काट लो पूरे से, तो 4 पाई स्क्वायर और r0 को इधर लेकर के चले जाएंगे, r0 क्यूब माइनस r0 पावर 5, 4 पाई स्क्वायर अपॉन Gm अपॉन r0 क्यूब माइनस 3 अल्फा अपॉन r0 पावर 5, ये t1 स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हमसे ये कहा हुआ है कि इफ द पार्टिकल मूव्स इन द सेम सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r0 इन द कंबाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू m and VCR but with a new time period t1, then we have to find this t1 square minus t0 square upon t1 square। ठीक है, ये हमने ऑन द वे t0 स्क्वायर और t1 स्क्वायर वैसे साथ साथ हम कैलकुलेट करते गए। तो अब को हम फाइंड आउट कर लें, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, t1 स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर, तो ये 1 हो गया, और ये हो गया 1 माइनस t0 स्क्वायर
अपॉन T1 स्क्वायर, ये फाइंड करना है। T0 स्क्वायर ये है और T1 स्क्वायर ये है, ठीक है। अब यहां से फाइंड आउट करो, देयरफॉर T0 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर। देखो इसमें से क्या क्या चीज कट जाएगा। 4 पाई R0 क्यूब, PM नहीं कटेगा क्योंकि सर माइनस किया हुआ है, तो 4 पाई R0 क्यूब, यहां से मैं काट देता हूं, ये 4 पाई स्क्वायर है, सॉरी 4 पाई स्क्वायर, और यहां से R0 क्यूब काटोगे तो ये कट जाएगा, और यहाँ R0 क्यूब काटोगे तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा समथिंग लाइक दिस, PM माइनस T अल्फा ऑन R0 स्क्वायर, दिस डिवाइडेड बाई PM, ये आ जाएगा, ठीक है। और अब इसको इसमें पुट करना है, तो ये देखो क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस T अल्फा अपॉन R0 स्क्वायर PM। अब ये 1 में से इसको माइनस अगर करोगे तो 1 और 1 कट जाएगा, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। वैल्यू इसका होगा 3 अल्फा अपॉन R0 स्क्वायर PM। तो अब देख लो कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें भी फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है 3 अल्फा अपॉन PM R0 स्क्वायर। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर ए हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे मूव कर। ओके, एक बार ये क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं। लिखा है मेटल टारगेट विद एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू 46 बॉम्बार्डेड विद ए हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम। जैसे एक्सरे में हमने पढ़ा हुआ है कि मेटल टारगेट को इलेक्ट्रॉन बीम से अगर बॉम्बार्ड करो तो उससे एक्सरे निकलता है। The emission of X-rays from the target is analyzed. The ratio R of the wavelengths of K alpha line and the cutoff is found to be R equal to 2. इस पर्टिकुलर Z के लिए, Z equal to 46 के लिए R का वैल्यू 2 आ रहा है, ठीक है। If the same electron beam bombards another metal target with Z equal to 41, मतलब हमने नया मेटल ले लिया जिसका Z डिफरेंट है, तो वैल्यू ऑफ R विल बी। अब ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली बहुत इजी है, इसलिए क्योंकि बहुत सिंपल सा चीज हमसे पूछा हुआ है। R का वैल्यू है लैम्डा अल्फा डिवाइडेड बाई लैम्डा कट ऑफ, ठीक है। लैम्डा कट ऑफ का वैल्यू हमको आता है वैसे, बट इसमें जानने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि नए वेवलेंथ के लिए R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा अल्फा डैश डिवाइडेड बाई लैम्डा सी। लैम्डा सी इसलिए वही रहेगा क्योंकि हमने सेम इलेक्ट्रॉन बीम को यूज किया, तो एज्यूमिंग कि सेम वोल्टेज से वो एक्सेलरेटेड है, वैसे लैम्डा सी इक्वल टू क्या होता है, HC अपॉन EV। अगर सेम वोल्टेज से एक्सेलरेटेड है तो लैम्डा सी का तो वैल्यू चेंज होना नहीं है। अभी R डैश अपॉन R ये निकालना है हमको, मतलब नया वाला R निकालना है। R डैश अपॉन R करोगे ना तो ये लैम्डा सी कट जाएगा, लैम्डा सी ये हो जाएगा लैम्डा अल्फा डैश ऑन लैम्डा अल्फा। अब अगर आपको के अल्फा का वेवलेंथ का फॉर्मूला याद हो और दो अलग अलग टारगेट्स के लिए इनको कंपेयर करते हैं तो क्या उसका रिजल्ट होता है, अगर वो याद हो कि हमको पता है कि ये Z-1 स्क्वायर के इनवर्स रेशियो में होता है। तो इनवर्स रेशियो का मतलब है अगर ऊपर लैम्डा अल्फा डैश्ड है, ये वाला है, तो ऊपर हम लिखेंगे 46, Z की जगह पे 46 यूज करेंगे। दिस विल बी 46 माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 41 माइनस 1 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 45 स्क्वायर ऑन 40 स्क्वायर, 45 स्क्वायर ऑन 40 स्क्वायर। और अब इसको वैल्यू R का हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 45 स्क्वायर अपॉन 40 स्क्वायर इंटू 2। तो ये देखो अगर मैं 5 स्क्वायर
बता दूँ इसमें, ये बन जाएगा 81 और नीचे आ जाएगा 64 टू 2। तो ये समथिंग लाइक मोर देन 2 होना चाहिए, इनफैक्ट 2.5 से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए कि 162/64 है। 2.5 से थोड़ा सा ज़्यादा वाला आंसर ये है, बाकी सारे 0.5 से कम वाले आंसर हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आंसर ऑप्शन ए। ये पर्टिकुलरली इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये भी इजी क्वेश्चन है फैक्ट, क्योंकि इसमें सिंपल एप्लीकेशन है मैग्नेटिक टॉर्क का और ग्रेविटेशनल टॉर्क का, किसी भी लूप के ऊपर ग्रेविटेशनल टॉर्क का। तो अभी देखो इसमें ये कह रहा है कि ए थिन स्टिफ इंसुलेटेड मेटल वायर इज बेंट इनटू सर्कुलर लूप with its two ends extending tangentially from the same point of loop। मतलब ये कि कुछ इस तरह का लूप बन रहा है, लेकिन ऐसे यहां से ये सेम पॉइंट पे ऐसे इस तरह से मान लो ये ट्विस्टेड सा है, ठीक है। करंट इसमें जो फ्लो कर रहा है ना, हम उसी को कंसीडर करने वाले हैं, क्योंकि यहां पे जो लूप बनेगा उसी पे मैग्नेटिक टॉर्क लगेगा, ठीक है। तो वायर लूप हैज ए मास m and radius r and it is in a uniform vertical magnetic field। मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे देखो ऊपर की तरफ दिखाया हुआ है, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड तरह से है, as shown in the figure initially hangs vertically downwards because of acceleration due to gravity। ठीक है, मान लो इसमें अगर मैंने कोई करंट नहीं दिया, ये मैग्नेटिक मोमेंट के जैसा एक्ट नहीं करेगा, तो इस पर केवल एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा जो इसको सीधा लटका के रखेगा। वही ये बोल रहा है, ऑन द टू कंडक्टिंग सपोर्ट्स P and Q when a current I is passed through the loop। अब इसके अंदर एक करंट I पास करते हो, अब ये एक मैग्नेटिक मोमेंट के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा बिहेव करेगा। लूप टर्न्स आउट पी टर्न्स अबाउट द लाइन PQ बाई एन एंगल थीटा। आपको बताना है ये अब ऐसे हैंग कर रहा था, करंट डालने पे ये कितना एंगल घूमेगा। ठीक है, इसमें ना देखो मैं तुमको बताता हूं, एक फ्यूजन होता है कि एकदम से यहां से अगर घूमेगा ना, जहां पे इसका इक्विलिब्रियम आना था, इक्विलिब्रियम से डबल एंगल तक जाएगा, फिर ये वापस आएगा। ठीक है? ऐसे केसेस में नॉर्मली हम इक्विलिब्रियम वाले एंगल को बताएंगे। ठीक है? तो हमसे थीटा पूछा हुआ है, कितने एंगल पे ये जाकर के सेटल होगा, हम तो यही समझ करके चलेंगे। ठीक है, अब चलो जी, ये लूप है और ये वर्टिकल के साथ कुछ एंगल पे जाकर के अब ये सेटल हो गया। मुझे यही वाला एंगल थीटा एंगल बताना है कि कितने एंगल पे जाकर के वर्टिकल के साथ, ये वर्टिकल है, वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे जाकर के सेटल होगा। ठीक है, तो अभी देखो ये क्यों टर्न हो रहा है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरफ है और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टर्न होने के बाद, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा वो इसके प्लेन पे परपेंडिकुलर होगा, तो कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो एंगल्स भी देख लेते हैं, इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर और इसके ऊपर ये परपेंडिकुलर। ये वाला एंगल हमारा जो है ये थीटा है, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, दिस विल बी 90 डिग्री माइनस। तो एक्चुअली आपने पढ़ा हुआ है कि P की टेंडेंसी B के साथ अलाइन होने की होती है, की वजह से एक मैग्नेटिक टॉर्क होता है, और मैग्नेटिक टॉर्क होता है PB साइन थीटा। ठीक है, अब एंगल थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या है, 90 माइनस थीटा, तो मैग्नेटिक टॉर्क ये हो गया PB कॉस थीटा, बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, mg का फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से टॉर्क कितना होगा, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये ले लो, ये वाला r है और ये वाला एंगल थीटा है या ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, दिस विल बी r साइन थीटा। ठीक है, तो जो ग्रेविटेशनल टॉर्क है वो है mg r
साइन थीटा। ठीक है, अच्छा पी का वैल्यू कितना है? पी होता है एरिया इंटू करंट, NIA होता है, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें एक ही है, वो नहीं लेना, तो पाई आर स्क्वायर इंटू आई, ये हो गया PM वेक्टर। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड जहां पे जाकर के ये दोनों इक्वल हो जाए वहां पे जाकर के ये सेटल हो जाएगा, तो कर लो, पाई आर स्क्वायर आई इंटू पी कॉस थीटा इक्वल टू mgr साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से एक r तो काट ही लो, tan थीटा कितना हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा पाई आर आई टी डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, तो ये चेक करो कौन सा है, पाई आर आई बी अपॉन एम जी, तो ये वाला लग रहा है। ठीक है, अगर हमसे मैक्सिमम एंगल पूछा होता तो ऑब्वियसली हम इसको डबल करके आंसर बोल देते, तो फिर ये वाला आंसर हो जाता, बट हमसे ये नहीं बोला कि मैक्सिमम कितना टर्न करेगा, तो हम इसी को टिक करेंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहां से हमारा मोर देन वन आंसर करेक्ट वाला ऑप्शन शुरू हो रहे हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल P नॉट हैविंग ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I अबाउट इट्स सेंटर। ये जो डाइपोल मोमेंट है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है इसके अबाउट, सेंटर के अबाउट। ठीक है, is kept at a distance r from the center of a spherical shell of radius capital R। कैपिटल R इसका रेडियस है, यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पे तुमने एक डाइपोल को रखा हुआ है। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? रेडियल होगा। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब अपने मन में सोचो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डाइपोल को रखते हैं और किसी और एंगल पे है, उसके साथ अलाइन नहीं है डाइपोल, तो फिर वो उसके साथ अलाइन होने की कोशिश करेगा। ठीक है, और हमने पढ़ा हुआ है कि इस कोशिश में डाइपोल को ऑसिलेट भी करना पड़ता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। द डाइपोल इज इनिशियली ओरिएंटेड एट ए स्मॉल एंगल थीटा as shown in the figure, while staying at a distance r, the dipole is free to rotate about its center. If released from rest, then which of the following statements are correct? अगर हम इसको रेस्ट से रिलीज करें तो आगे जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें से कौन से स्टेटमेंट्स सही है, ये हमको बताएं। ऑप्शंस देखते हैं। ओके, फर्स्ट ऑप्शन लिखा है द डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशंस एट एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर। अच्छा, ये बहुत टेम्पटिंग है कि हम इसको टिक लगा दें, क्योंकि लगता है कि आर डिस्टेंस पे एक तो कुछ ना कुछ फील्ड होगा, और फील्ड में हमने डाइपोल को रखा है, थोड़ा एंगल पे रखा है, तो ऑसिलेट तो करेगा। बट जैसे ही आप अगला ऑप्शन पढ़ते हैं आपको अपनी गलती समझ में आ जाएगी। लिखा द डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशंस एट एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। तो अब आपको एकदम से याद आएगा कि अच्छा, सेल के अंदर तो फील्ड होता ही नहीं है, बाहर ही होगा। फिर आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को गलत कर देंगे और सेकंड वाले ऑप्शन को आप सही कर देंगे। ठीक है, क्योंकि फील्ड बाहर ही रहेगा। ठीक है, तो जैसे मान लो ये हमारा सेल है और मैं किसी भी डायरेक्शन में ये बना सकता हूँ डाइपोल, ये स्मॉल आर है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये हमारा डाइपोल जो है ये एंगल, छोटा एंगल थीटा पे इसके साथ है। अब ये डाइपोल ऑसिलेट करेगा, इस फील्ड के अबाउट ऑसिलेट करेगा। ठीक है, अब आपसे पूछा हुआ है कि द डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशंस विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस एट स्मॉल आर इक्वल टू 2r, और एक आगे पूछा हुआ है स्मॉल आर इक्वल टू 10r। ठीक है, तो देखते हैं इन दोनों में से कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। ठीक है, मैं स्मॉल आर के टर्म्स में ही कोशिश करूंगा कि रिजल्ट पहले लिखूं। ठीक है, आपको याद होगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो इस पर्टिकुलर केस में होता है वो होता है अंडर रूट ई डिवाइडेड बाई। ठीक है, ये याद है ना, ये
ऐसे होता है पी ई साइन थीटा विद ए माइनस साइन, और साइन थीटा को हम नियरली इक्वल टू थीटा कर देते हैं, तो ये फिर हमारा टॉर्क कांस्टेंट हो जाता है, टॉर्सनल कांस्टेंट। और यहाँ से फिर अल्फा आई अल्फा इक्वल टू हम लिखते हैं माइनस ई इंटू थीटा। ये एस एच एम का इक्वेशन हो गया। ई अपॉन आई ये हमारा ओमेगा स्क्वायर होता है। ओमेगा को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है। अब देखो पी हमारा यहाँ पे जो है वो सिंपली पी ही है, पी के टर्म्स में ही दिया हुआ है, पी नॉट रादर दिया हुआ है, नॉट कर देते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे दिया हुआ है चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे होता है के क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो कैपिटल क्यू है ये क्या हो जाएगा? सिग्मा इंटू 1/4πε0 पहले लिख दो, सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये 4 पाई तो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन ε0 स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ई नॉट इंटू सिग्मा कैपिटल आर स्क्वायर ऑन ε0 स्मॉल आर स्क्वायर इंटू आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अंडर रूट, ठीक है। अब जरा स्मॉल आर को 2r पुट करके देखो, तो स्मॉल आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4r स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर कट जाएगा, तो आना चाहिए था पी नॉट सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन 0 आई, क्योंकि आर स्क्वायर कट गया। अभी देखो क्या लिखा है, पी नॉट सिग्मा ऊपर है बट 2 एक एक्स्ट्रा है, और यहाँ पे 4 भी नहीं है, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। बट जैसे ही तुम स्मॉल आर इक्वल टू 10r रखते हो, 100 हो जाएगा, आर स्क्वायर कट जाएगा, नीचे 100 आएगा, पी नॉट सिग्मा अपॉन 100 एप्सिलॉन 0 आई, पी नॉट सिग्मा अपॉन 100 एप्सिलॉन 0 आई। ये वाला ऑप्शन सही आपको वैल्यू दे रहा है, ठीक है। सी में सही वैल्यू नहीं था, ये गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। तो दो हमारे सही ऑप्शंस इसमें क्या हो गए? ई एंड। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ये जो है फ्लूइड का एक क्वेश्चन है, और पॉइंसी पे बेस्ड है, थोड़ा सा ड्रैग फोर्स का इसमें काम आ रहा है। लिखा है ए टेबल टेनिस बॉल हैज रेडियस, अब इन पे थोड़ा ध्यान देने का है, 3/2 इंटू 10⁻⁻², मतलब 1.5 सेंटीमीटर रेडियस का एक टेबल टेनिस बॉल है, एंड मास इज दिस 22/7 इंटू 10⁻³ kg, इतना इसका मास है। is slowly pushed down into a swimming pool to a depth of d equal to 0.7 मीटर। मतलब ये बॉल है, इस बॉल को हमको 0.7 मीटर तक अंदर धक्का दे करके लेके जाना है, 0.7 मीटर बिलो द वाटर सरफेस एंड देन रिलीज फ्रॉम रेस्ट। यहां ले जाकर के इसको छोड़ देना है, पर आएगा फिर बॉयंसी ज्यादा होगी। ये जो हमारा टेनिस बॉल है बहुत लाइट होता है, जो बॉयंसी का फोर्स लगेगा ऑब्वियसली उसके वेट से ज़्यादा होगा, तो वो बाहर आएगा। और हमको बताना है कि जब ये बाहर आएगा और सरफेस से बाहर निकलेगा उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी है, कितने हाइट तक जाएगा, यही सब इसमें ऑप्शंस हमसे पूछा हुआ है। एक एक करके हम ऑप्शंस पढ़ेंगे, देखते हैं कौन सा सही है। इट इमर्जेस फ्रॉम द वाटर सरफेस एट ए स्पीड v विदाउट गेटिंग वेट एंड राइजेस अप टू ए हाइट h, which of the following options is are correct। ठीक है, कुछ हमको डेटा दिया हुआ है, पाई को 22/7 लेने को कहा हुआ है, ई का वैल्यू 10 लेने को कहा हुआ है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 है, और विस्कोसिटी दिया हुआ है 10⁻³ पास्कल सेकेंड। ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। तो वर्क डन इन पुशिंग द बॉल टू द डेप्थ d, ये d डेप्थ ये है 0.7 मीटर, कितना इसको नीचे पुश करने के लिए वो कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा ये आएगा कि पार्शियली जब ये अंदर और बाहर है तो वहाँ पे हमको लगता है कि कंफ्यूजन
तब शायद इंटीग्रेशन वगैरह से हम वर्क कैलकुलेट करें, लेकिन मैं आपको बोल रहा था कि वैल्यूज पे ध्यान दो। ये 1.5 सेंटीमीटर है और इसको हम 70 सेंटीमीटर अंदर डेप्थ में धकेल रहे हैं, ठीक है? तो शुरुआती एक वो पार्ट है जहाँ पे हमको एक्चुअली इंटीग्रेट करना होता है, उसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं इसलिए क्योंकि साइज ऑफ बॉल है टोटल उसके डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। तो एक्चुअली इस पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा, एक तो ग्रेविटी से लग रहा होगा, एक बॉयंसी ऊपर लग रहा होगा, और एक तुमने बाहर से एक फोर्स लगाया होगा कि उसको अंदर की तरफ पुश करेगा। तो मैंने आपको कहा कि बॉयंसी ज़्यादा होता है ग्रेविटी से, एक्चुअली ये बाहर निकलना चाहता है बट तुम उसके अगेंस्ट उसको अंदर ले जाना चाहते हो, ठीक है? और जब ये पूरा अंदर डूब जाएगा, उसके बाद से लेकर के पूरा डेप्थ डी तक ले जाने तक सारे फोर्सेस का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। ये कांस्टेंट फोर्स का केस हो गया जिसको हम डी डिस्टेंस तक पुश करके ले जाएंगे, तो वर्क क्या हो जाएगा, फोर्स जो हम अप्लाई करेंगे दैट मल्टीप्लाइड बाई ई। और हमारा फोर्स कितने के इक्वल होना चाहिए, अपेरेंट वेट मैं बोल लेता हूं, हालांकि अपेरेंट वेट यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि आउटवर्ड ज्यादा फोर्स लग रहा है और नीचे की तरफ कम फोर्स लग रहा है, ठीक है? बट फिर भी हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू बॉयंसी माइनस mg, ठीक है? और बॉयंसी क्या होगा, बॉयंसी इज 4/3 πr³ इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये बॉयंसी इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, और माइनस यहां पे हम mg करेंगे, m हमको दिया हुआ है, ठीक है? चलो कैलकुलेट करते हैं। दिस इज 4/3 22/7 लेने को कहा है। r इज 3/2 इंटू 10⁻⁻² था, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27/2 8 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻6, और ये 10⁻3 है और ये g का वैल्यू 10 है, और इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा जो मास दिया हुआ था। मास देखो क्या दिया हुआ है, 22/7 इंटू 10⁻⁻3, तो 22/7 10⁻⁻3 इंटू ई यहाँ पे भी करना पड़ेगा 10, ठीक है? चलो देखते हैं क्या क्या इसमें से कटता है। तो ई से इसको काट देते हैं, 9 हो गया, और 7 अभी 7 नहीं कटने वाला, तो 4 से ये काट देते हैं, 2 हो जाएगा, और काट दो 11 हो जाएगा। तो दिस इज 99/7 माइनस 22/7 इंटू, देखना ये कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6 और ये 10⁻4, तो 10⁻⁻2 हो जाएगा, और ये भी 10⁻⁻2 है, तो ये बाहर आ जाएगा। दिस इज फोर्स, जितना फोर्स तुमको लगाना होगा। वर्क कितना करना पड़ेगा, वर्क टर्न बाय एक्सटर्नल फोर्स इज एफ एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाई डी। डी जो हमको दिया हुआ है 0.7, तो 99 माइनस 22, तो ये आ जाएगा 77/7, जो कि 11 हो जाएगा। तो मैं इसको 11 लिख देता हूँ, 11 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 0.7, तो ये आ जाएगा 0.077। इतना वर्क करना पड़ेगा। लेट अस सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो यही दिया हुआ है ऑप्शन के अंदर, 0.077 ही दिया हुआ है। इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन होगा ए करेक्ट ऑप्शन है। बी में क्या है, इफ वी नेग्लेक्ट द विस्कस फोर्स इन वाटर देन स्पीड v इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? अब सोचो जरा सा, मैं इसको यहां तक पुश करके ले गया, मैंने कुछ वर्क किया इस पे, ठीक है? मैं इसको छोड़ देता हूं। अगर कोई फ्रिक्शनल इफेक्ट नहीं है, जो कि हमको बोला हुआ है कि विस्कस फोर्स नहीं है, तो अगर फ्रिक्शनल इफेक्ट नहीं है तो ये सारा का सारा वर्क जो हमने उस पर किया है वापस आने पे इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? सिंपली सेकेंड ऑप्शन के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे हाफ mv स्क्वायर और इसको इक्वेट कर देंगे 0.07
7 से, ठीक है। तो देखते हैं, m का वैल्यू दिया हुआ है 22/7, ठीक है। तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 0.077, ठीक है। हटा देते, अ, हटा देते हैं, मैं लिख रहा था हाफ वी स्क्वायर इक्वल टू 0.07, पी क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.077 डिवाइडेड बाई मास कितना दिया हुआ है 22/7 द रूट, ठीक है। ये वेलोसिटी आ जाएगा। तो देखो इसमें कितना आ जाएगा, तो मैं 11 से काटता हूँ, ठीक है। तो ये 2 आ गया, और ये कितना आ जाएगा 0.007, ठीक है। 2 2 से कट जाएगा, 0.007 इंटू 7, ये आ जाएगा 7, तो अभी मैं दूसरे पार्ट को अभी सॉल्व करने लगा। मैंने आपको कहा कि इसको हाफ mv² को हम लिखेंगे इक्वल टू दिस वर्क 0.077, यहाँ से आप v कैलकुलेट कर लेना 0.077 इंटू 2 डिवाइडेड बाई जो इसका मास है वो लिखोगे 22/7 × 10⁻³ और इसका रूट निकालोगे, विल गेट दिस रिजल्ट 7 मीटर पर सेकेंड। मैंने चेक किया हुआ है, ये 7 मीटर पर सेकेंड ये रिजल्ट है। इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन है वो भी सही है, ए तो सही था ही, सेकेंड ऑप्शन भी सही है। थर्ड में लिखा है इफ वी नेग्लेक्ट द विस्कस फोर्स इन वाटर देन द हाइट h इज इक्वल टू 1.4 मीटर, ठीक है। अब वेलोसिटी को नेग्लेक्ट करके इतनी वेलोसिटी से ये निकला, इतने हाइट तक जाएगा, तो पता है हाइट क्या होता है u स्क्वायर अपॉन 7 स्क्वायर ऑन 2 इंटू 10, 49 डिवाइडेड बाई 20, तो ये 2.45 मीटर तक जाएगा। बट हमें यहाँ पे दिया हुआ है 1.4 मीटर, का मतलब ये वाला ऑप्शन तो गलत लग रहा है, थर्ड ऑप्शन नहीं होगा। चौथा ऑप्शन देखो, रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द नेट फोर्स एक्सक्लूडिंग द विस्कस फोर्स द मैक्सिमम विस्कस फोर्स इन वाटर। तो ये हमको बोल रहा है ना कि हम कैलकुलेट करें जो अपेरेंट वेट है वो वाला फोर्स और विस्कस फोर्स और उनका रेशियो निकालें, ठीक है। और वो रेशियो बोल रहा है कि 500/9 आता है या नहीं आता, ठीक है। चेक करते हैं, तो हमारा पेरेंट वेट वाला फोर्स था वो कितना था, ये वाला था। मैं इसको लिख रहा हूं कितना है 77/7, तो 77/7 11 हो गया, और इंटू 10⁻², 0.11 न्यूटन, ये है पेरेंट वेट, ठीक है, जिसके बराबर हम बाहर से फोर्स लगा रहे थे। और विस्कस फोर्स बोल रहा है मैक्सिमम विस्कस फोर्स कितना होगा। तो स्फेरिकल बॉडीज के ऊपर हमने पढ़ा हुआ है कि ड्रैग फोर्स होता है 6π/RV, ठीक है। अब यहां से ये चला था मैक्सिमम वेलोसिटी, तो यहां पे जब पहुंचने वाला है तभी होगा ना 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहां से तुम ये करोगे 6 इंटू 22/7, तो विस्कोसिटी था 10⁻³ दिया हुआ था, और रेडियस इसका जो है ये है 3/2 इंटू 10⁻² मीटर, और वेलोसिटी जो है वो है 7, ठीक है। तो ये ड्रैग फोर्स है, इसका इसके साथ रेशियो निकालना है, ठीक है। तो 0.11, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये सारा, ठीक है। तो जो कटता है काट लो, 7 को 7 से काट लो, और ये आ जाएगा, और 22 टू 3 इंटू 3, ठीक है। तो 22 9
10 पावर कितना आ जाएगा, -3 -2 -5, ठीक है, और -5 इतना आ गया। तो ये रेशियो हो गया, ठीक है, यही वाला रेशियो हमको निकालना है। तो अभी मैं इसको ऊपर कर दूं, अगर दिस इंटू 10 पावर ये हो जाएगा, ये 2 से कट गया, 1000 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 500 आ गया, और नीचे एक 9 है, ये रेशियो आया 500/9। हमारा जो ऑप्शन है भी मेरे ख्याल से यही रेशियो दिया हुआ है, रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द नेट फोर्स एक्सक्लूडिंग द विस्कस फोर्स टू द मैक्सिमम विस्कस फोर्स इन वाटर इज 500/9। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी और, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नेटिक फोर्सेस के ऊपर है, और अगेन बहुत आसान क्वेश्चन है, और क्वेश्चन पढ़ता हूँ। पॉजिटिव सिंगली आयोनाइज्ड एटम ऑफ मास नंबर am, सिंगली आयोनाइज का मतलब है इसके ऊपर चार्ज +E होगा, ठीक है, सिंगल, इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय द वोल्टेज 192, 192 वोल्ट लगा करके हम एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो आपको याद होगा काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाता है, 2 × V, ठीक है। अच्छा, मास am अगर लिखा है तो इसका मतलब am amu है, ठीक है, या am टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। इट एंटर्स ए रेक्टेंगुलर रीजन ऑफ विड्थ W, ये वाला रीजन है, रीजन में एंटर करता है, इसका विड्थ W है, विद मैग्नेटिक फील्ड B0 इक्वल टू 0.1 K, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इसमें जो है ना, ये बाहर की तरफ है, K मतलब जेड डायरेक्शन बाहर की तरफ है, X, Y और Z, ठीक है। तो आयन फाइनली hits a detector at a distance x below its starting trajectory। अच्छा देखो, हमको याद है कि इसमें जब भी कोई चीज एंटर करेगा और परपेंडिकुलर एंटर करेगा, ये सर्कल में घूमेगा, सर्कल में घूमने के बाद अगर ये 90 डिग्री पे एंटर हुआ होगा, पूरा सर्कल नहीं लगाएगा, सेमी सर्कल लगाएगा, और उसके बाद ये बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे सिचुएशन यही है, मतलब ये जो x दिया हुआ है ना, ये एक्चुअली क्या है, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पाथ। ये सब अपने दिमाग में हम सोचते जाते हैं, जैसे जैसे प्रॉब्लम को हम पढ़ते हैं उसको हम, तो अब यहां से लिखा है एज शोन इन द फिगर, द आयन फाइनली हिट्स ए डिटेक्टर एट ए डिस्टेंस x बिलो इट्स स्टार्टिंग ट्रेजेक्ट्री, मतलब 2r डिस्टेंस पे ये हिट करता है। और बाकी हमको 1 AMU का मास यहाँ पे दिया हुआ है, 5/3 × 10⁻27, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, और हमको बताना है कि कौन से ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। वैल्यू ऑफ x सिंपल है, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, रेडियस फाइंड कर लेते हैं, उसको डबल कर देंगे। रेडियस क्या होता है, mv/qb, बट यहाँ पे तो लिखा है कि इलेक्ट्रॉन है, सॉरी सिंगली आयोनाइज्ड आयन है, और 192 वोल्ट से हम उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा जाएगा √2mk, और डिवाइडेड बाई सिंगली आयोनाइज्ड है तो चार्ज इसका क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, अदरवाइज Q भी लिखते हैं। अच्छा, ये K कितना है, K है E × 192, ठीक है। तो जरा ये देखना, 2m/E ऐसे रहेगा, और को भी 192 को भी इसके अंदर रखना होगा, और T जो है वो बाहर है, इंटू 1/E, और B का वैल्यू हमको दिया हुआ है 0.1 टेस्ला, ठीक है, यहाँ पे देखो 0.1 टेस्ला दिया हुआ है, तो 1/B को मैं 10 लिख देता हूँ, 10 टाइम्स 2m/192 डिवाइडेड बाई, ठीक है। अब यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें बोल रहा है कि H+ आयन है, H+ आयन का मतलब है का मास 1 AMU, ठीक है, मतलब ये है 5/3 × 10⁻27, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे ना m की जगह पे लिखूंगा 5/3 10⁻27, और E की जगह पे लिखूंगा 1.6 × 10⁻⁻⁻,
19, ठीक है। और जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, आई फाइंड कि आर का वैल्यू आता है 2 सेंटीमीटर। ये आप कैलकुलेट कर लेना, बहुत सिंपल इजी सा कैलकुलेशन है। अब x का वैल्यू उससे डबल है, तो 4 सेंटीमीटर जो लिखा है ना, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। बी को देखते हैं। बी में बोल रहा है यही सारा चीज है, बट अब की जो हमने मास लिया है वो 144 AMU है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे m की जगह पे जो हमने 1 लिया था, तो उसमें 144 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल सा कैलकुलेशन रिपीट हो रहा है। 144 रूट में है, 12 आ जाएगा। 2 पहले आ रहा था, 12 से और मल्टीप्लाई होगा, 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 24 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। वो कितना हो जाएगा? 48। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी सही है, क्योंकि ये बोल रहा है कि इसका जो x वैल्यू होगा वो 48 सेंटीमीटर जाएगा। तो बहुत इजी है। थर्ड में आ जाओ। अब ये बोल रहा है कि 1 से लेकर के 196 इतने मास तक को अगर जाना है, देन द मिनिमम हाइट x1 माइनस x0 ऑफ द डिटेक्टर, मतलब ये जो डिटेक्टर, ये जो पैड सा लगा हुआ है ना, यही हमारा डिटेक्टर है, ठीक है। इसका हाइट कितना होना चाहिए? इसमें 1 वाला भी आकर के टकरा जाए और इसमें 196 वाला भी आके टकरा जाए। तो अगर 1 वाला टकराता है तो ये कितने डिस्टेंस नीचे टकराता है? 4 सेंटीमीटर। और अगर 196 का देखोगे, 196 का रूट कितना हो जाएगा? यहाँ पे 196 रखना होगा, अभी हम 144 रख रहे थे। 196 रखोगे, उसका रूट होगा 14। 14 इंटू 2, रेडियस हो जाएगा 28, बट उसके लिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 56 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब 4 सेंटीमीटर से स्टार्ट करके x का वैल्यू कहां तक जाना चाहिए? 56 सेंटीमीटर। उसका टोटल लंबाई कितना होना चाहिए? 6 में से 4 को माइनस कर लो, कितना आ जाएगा? 52 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि इस ऑप्शन में दिया हुआ है कि ये 55 सेंटीमीटर होना चाहिए। 55 की जरूरत नहीं है, इसको 52 होना चाहिए। तो इसका मतलब थर्ड ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया सबको? अब फोर्थ ऑप्शन देखो, मिनिमम विड्थ W ऑफ द रीजन। अब इसका बोल रहा है, इसका मिनिमम विड्थ कितना होना चाहिए कि ये घूम जाए? वेरी सिंपल, कितना होना चाहिए? मिनिमम R होना चाहिए। R के आगे है अगर, कोई दिक्कत नहीं है, घूम के आ जाएगा। बट अगर इससे कम है तो फिर यहां जाकर के ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। बाहर नहीं निकलना है, इसको घूम के आना है। इसका मतलब जो W होना चाहिए विड्थ, वो रेडियस के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा था, मिनिमम विड्थ W ऑफ द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फॉर डिटेक्टिंग आयंस विद AM इक्वल टू 196 इज 56 सेंटीमीटर। अभी हमने निकाला था, R का वैल्यू कितना आया था? 28 सेंटीमीटर आया था। ये 56 तो मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे कितना चाहिए? 8 या उससे भी ज़्यादा, 28.0001 भी चलेगा, ठीक है। तो लिमिटिंग केस में हम इसको 28 सेंटीमीटर लिखेंगे, 56 नहीं लिखेंगे, ठीक है। रिक्वायरमेंट नहीं है 56 का, 56 होगा तो ये घूम के आ जाएगा। रिक्वायरमेंट कितना है? 28 है। ये ऑप्शन भी इसमें गलत होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शंस होगा वो होगा ए एंड, ठीक है। अगले क्वेश्चन, बहुत फेवरेट टॉपिक है आईआईटी का, एडवांस का, एरर्स के बारे में पूछना। और उसमें बड़े सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं। इस बार भी बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। द डायमेंशंस ऑफ ए कोन आर मेजर्ड यूजिंग ए स्केल with a least count of 2 millimeter. Diameter of the base and the height are both measured to be 20.0 centimeter. The maximum percentage error in the determination of the volume is, percentage error बताना है वॉल्यूम में, ठीक है। और देखो कोन का वॉल्यूम हमने पढ़ा है, ये होता है 1/3
पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना रेडियस की जगह पे मेजर क्या कर रहा है, डायमीटर मेजर कर रहा है। डायमीटर के टर्म्स में लिख दो, आर को लिख दो d/2। ये कितना हो जाएगा, π/12 d स्क्वायर एच। ठीक है, ये वॉल्यूम है। अभी देखो हमने परसेंटेज पढ़ा हुआ है पावर के लिए। परसेंटेज v इज 2 टाइम्स परसेंटेज d प्लस h के ऊपर पावर 1 है, इज ओनली परसेंटेज h। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पता नहीं एडवांस में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत लीस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट ठीक है, हमको दिया हुआ है। परसेंटेज डी कितना हो जाएगा, 0.2 डिवाइडेड बाई 20.0 इंटू 100 प्लस का क्या हो जाएगा, हाइट भी यही दिया हुआ है। अच्छा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना है कि डी स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाई 20.0 इंटू 100। तो ये देखना, ये आ जाएगा 20/21, तो 2 और ये वाला 1 हो जाएगा, तो ये 3% हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नहीं है, इसमें हमको फिल करना है, इधर वैल्यू आ जाएगा 3%। बहुत सिंपल क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे मूव। हमारा वो एक्चुअली रिलेटिव वेलोसिटी पे है या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के ऊपर है, और ये भी बहुत फेवरेट टॉपिक है आईआईटी एडवांस का। आप देखेंगे काइनेमेटिक्स में मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेटिव वेलोसिटी पे क्वेश्चन पूछते हैं, और उसमें भी खास करके प्रोजेक्टाइल में रिलेटिव वेलोसिटी जो होता है उस पर क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ पे ऐसा कुछ ग्रेविटी वगैरह का मेंशन नहीं किया हुआ है। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द लोकेशन x0 y0 इक्वल टू 0 0, सिंपल ऑरिजिन बोलना चाहिए, ऑफ ए हॉरिजॉन्टल प्लेग्राउंड with an initial speed v0 at an angle theta naught from x direction, positive x direction. The ball is to be hit by a stone. ठीक है, बॉल को पत्थर फेंक के मारना है। ठीक है, which is thrown at the same time from the location x1 y1 equal to l, 0। ठीक है, मैं जरा सा फिगर बना लेता हूँ so that मैं भूल ना जाऊँ। ठीक है, ये मान लो ये जो है ये z डायरेक्शन है, और y है, ये x है। एक चीज को तुमने यहां से फेंका है, ठीक है, और इसको फेंका है थीटा नॉट एंगल पे। ठीक है, और दूसरा स्टोन जो है इसको हमने l, 0 यहां से फेंका है, ये ओरिजिन है। ठीक है, l डिस्टेंस दूर x एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, यहां से फेंका। द स्टोन इज थ्रोन एट एन एंगल 180 माइनस थीटा 1 विद पॉजिटिव x डायरेक्शन। अब इधर से 180 माइनस थीटा 1 है, इधर से क्या होगा, थीटा 1 हो जाएगा, सिंपल, विद ए सूटेबल इनिशियल स्पीड। अच्छा, इसको जो है हमने v0 से फेंका था, और इसको कुछ स्पीड v से फेंक रहे हैं। ठीक है, फॉर ए फिक्स्ड v0 व्हेन थीटा नॉट कॉमा थीटा 1 इज 45 मतलब ये दोनों एंगल अगर 45 हो जाए, द स्टोन हिट्स द बॉल आफ्टर टाइम t1, एंड व्हेन थीटा नॉट थीटा 1 इक्वल टू 60/30 इट हिट्स द बॉल आफ्टर टाइम t2। आपको t1 अपॉन t2 का स्क्वायर का वैल्यू बताना है। ठीक है, सिंपल। देखो आप सबको ये पता होगा, याद होगा कि ऐसे केस में टकराने के लिए, दोनों बॉडीज को टकराने के लिए जो लाइन ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, वो कंपोनेंट इक्वल होना चाहिए, तभी ये दोनों किसी एक पॉइंट पे एक साथ पहुंचेंगे। ठीक है, दैट मीन्स v0 साइन थीटा नॉट ये इक्वल होना चाहिए v साइन थीटा 1 के। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट केस है, दोनों एंगल 45 है, साइन थीटा नॉट साइन थीटा 1 इक्वल हो जाएगा।
तो सिंपल जो v हमारा हो जाएगा वो v नॉट के इक्वल हो जाएगा, जो फर्स्ट केस है। ठीक है, कितनी देर के बाद टकराएंगे? इनका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच निकाल लो, एक दूसरे के डायरेक्शन में किस रेट से जा रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, v नॉट कॉस थीटा नॉट, और ये हो जाएगा v कॉस थीटा 1। दोनों को ऐड करना पड़ेगा, दोनों 45 है, कॉस थीटा 1/√2, और v नॉट दोनों इक्वल है, तो लिखोगे v नॉट बाई √2 प्लस v नॉट बाई √2, ये v अप्रोच हो जाएगा, दिस इज √2 v नॉट। तो जो t नॉट आएगा या t1 आएगा, t1 दोनों को मिलके कितना डिस्टेंस कवर करना है, l डिस्टेंस। अप्रोच वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में, उधर l डिस्टेंस कवर करना है। y डायरेक्शन के मोशन से कोई पे फर्क नहीं पड़ने वाला है, x की वजह से दोनों पास आएंगे, टकराएंगे। ठीक है, y ये डिसाइड करेगा कि कितने हाइट पे जाकर के ये टकराएंगे। ठीक है, तो t1 इक्वल टू हो जाएगा l अपॉन अप्रोच वेलोसिटी √2 v नॉट, ये t1 आ गया। और जब एंगल 60 और 30 है तो रिलेशन क्या होना चाहिए, सेकेंड केस, v नॉट कॉस 60 इज इक्वल टू v कॉस 30। ठीक है, कॉस 60 इज हाफ, v नॉट बाई 2 इज इक्वल टू v √3/2। यहां से v कितना हो जाएगा, v नॉट अपॉन, अब फिर से अप्रोच वेलोसिटी इसका निकाल लो। अप्रोच वेलोसिटी कैसे, कॉस थीटा कंपोनेंट निकाल लो, v अप्रोच v नॉट कॉस, अब ये जो क्वेश्चन है ये पर्टिकुलर फ्लक्स के ऊपर बेस्ड है। अगेन बहुत इजी, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे कोई चार्ज हम रखते हैं, एक सिलेंडर है, तो मिड पॉइंट पे कोई चार्ज अगर रखते हैं, तो इसके फ्लैट एरिया से और कर्व्ड एरिया से कितना कितना फ्लक्स निकलेगा, इसका हमको पता है वैल्यू। ठीक है, ये वाला याद होगा आपको। यहाँ से अगर ये वाला एंगल थीटा है तो फ्लक्स होता है, फ्लक्स का वैल्यू कितना होता है, टू चार्ज है तो q/2 एप्सिलॉन 0 1 माइनस कॉस थीटा, ये फ्लक्स होता है। ठीक है, सिंपल। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए चार्ज इज केप्ट एट द सेंट्रल पॉइंट P ऑफ ए सिलेंड्रिकल रीजन, द टू एजेस सबटेंड ए हाफ एंगल थीटा। ये आधा एंगल थीटा है, यहाँ पर भी आधा एंगल थीटा है, पूरा एंगल वर्टेक्स का थीटा नहीं है, 2 थीटा है। फिर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज phi. If theta is 60 degree, then the electric flux through the curved surface becomes phi/√n. कर्व्ड सरफेस से निकालना है, कर्व्ड सरफेस से क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू टोटल फ्लक्स q/ln 0। इसमें से 2 बार फ्लैट सरफेस का माइनस करना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस थीटा। इसको 2 बार, तो q/ε0 ये कट जाएगा, और फिर ये 2q/2 एप्सिलॉन 0 और कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा 2/ε0 कॉस थीटा। फाई कर्व जो है ये देख लो, ये आ जाएगा q/ε0 कॉस थीटा। अभी एक की वजह से जब थीटा 30 डिग्री था तो ये फाई था। ठीक है, फाई इक्वल टू कॉस 30 इज √3/2 2/ln 0 √3/2 और 5/√n। ठीक है, नया वाला जो है 60 डिग्री पे, तो cos 60 इज 2/ε0 इंटू 1/, तो देखो कितने से इसको डिवाइड करें तो ये आ जाएगा, √n का वैल्यू कितना हो गया, बहुत आसान है, दिस इज √3, n इज इक्वल टू, यही निकालना था हमें। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये ऑप्टिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल है, इसमें भी कोई
बहुत ज़्यादा मुश्किल कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है। Two equilateral triangular prisms P1 and P2 are kept with their sides parallel to each other in vacuum। दो प्रिज्म है, एक दूसरे के ऑपोजिट हमने करके इनके साइड्स को पैरेलल करके रखा हुआ है, as shown in the figure। A light ray enters prism P1, यहाँ से थीटा एंगल पे एंटर कर रहा है, such that the outgoing ray undergoes minimum deviation in prism 2। जो बाहर रे निकलेगा, यहां से जाएगा, देखो मैं कुछ थोड़ा सा इस रे को ड्रॉ करता हूं। इस रे का प्रिज्म 2 में मिनिमम डेविएशन हो रहा है। मिनिमम डेविएशन के लिए क्या होना चाहिए, ये और ये पैरेलल होना चाहिए, मैंने पढ़ा हुआ है। तो यहां पे कुछ एंगल पे ये निकल रहा होगा, ई एंगल पे निकल रहा होगा, यहाँ पे जो एंटर कर रहा होगा वो भी ई एंगल पे कर रहा होगा, और ये वाला एंगल क्या होगा, देखो ये वाला एंगल तो पैरेलल होने की वजह से 60 हो जाएगा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, P1 और P2 का। इसका दिया हुआ है 3/2 और इसका दिया हुआ है √3। पहले P2 के लिए E का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओ, ये आ जाएगा 1 sin E इक्वल टू √3 sin 30। तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3/2, दिस विल बी 60 डिग्री। ठीक है, E का वैल्यू 60 हो गया। ये वाला निकाल लेते हैं एंगल। ठीक है, यहां पे लगा देते हैं स्नेल्स लॉ। हम क्या लिखेंगे, √3/2 साइन R2, इसको लिखते हैं ना R2, और इसको लिखते हैं R1, और याद है R1 + R2 एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल होता है। ठीक है, R2 यहां से निकाल लेते हैं, साइन R2 इज इक्वल टू 1 साइन E, तो साइन 60 इज √3/2, तो यहां से R2 का वैल्यू आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो R1 क्या हो जाएगा, दिस विल बी 3 डिग्री, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना है, 60 है। अब सिंपल है, यहां पे हम फिर से स्नेल्स लॉ लिख देते हैं, 1 साइन थीटा इज √3/2 साइन 15 डिग्री। ठीक है, देखो बहुत इसमें हमको कैलकुलेशन नहीं करना था, बहुत सिंपल सा चीज हमसे बोला हुआ है कि ये थीटा जो है वो इतना होना चाहिए, और एक्चुअली थीटा कितना है, साइन इनवर्स इतना है, तो √3/2 यहाँ पे है, साइन 15 है, और यहाँ पे π/बीटा लिखा हुआ है, इसका मतलब π/बीटा को क्या होना चाहिए, 15 डिग्री होना चाहिए। बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बिकॉज पाई इज 180 डिग्री, तो दिस इज 12। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ऑप्टिक्स का, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अगेन सिंपल क्वेश्चन, पोटेंशियल पे बेस्ड है, बहुत फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई आपको बहुत ज़्यादा कल नहीं लगाना। क्या लिखा है, एन इन्फिनाइटली लॉन्ग थिन वायर हैविंग ए यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ ऑफ 5 नैनोकूलम per meter is passing through a spherical shell of radius 1 meter as shown in the figure. A 10 nanocoulomb charge is distributed uniformly over the spherical shell if the configuration of the charges remains static. ठीक है, चार्जेस हिलते नहीं। The magnitude of potential difference between points P and R is, यहां और यहां के बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो देखो लाइन चार्ज का तो हम पोटेंशियल डिफरेंस ही निकाल पाते हैं, इसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस अलग निकालो, और स्फीयर की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस अलग निकालो। ठीक है, तो डेल्टा V टोटल कितना हो जाएगा, डेल्टा V ड्यू टू लाइन चार्ज प्लस डेल्टा V ड्यू टू स्फीयर। ठीक है, और हमको इसका मॉड ही लेना है। ठीक है, जैसे यहां से यहां जाओगे पोटेंशियल डिक्रीज होगा, तो मैं P में से R को माइनस करूंगा। ठीक है, वैल्यूज सारा दिया हुआ है, ये कितना होता है, 2k लैम्डा लॉग ऑफ, बाद वाला डिस्टेंस बड़े वाला डिस्टेंस को डिवाइड कर देते हैं, 2 मीटर डिवाइडेड बाई 0.5 मीटर। ठीक है, लॉग 4 हो गया।
के लैम्डा log 4। ठीक है, स्फीयर का अगर देखोगे तो स्फीयर के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो होता है के क्यू डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, सरफेस वाला। और यहां जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, के क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। स्मॉल आर यहाँ पे जो है वो डिस्टेंस है 2 मीटर, कैपिटल आर जो है वो इसका अपना रेडियस है। ठीक है, तो इसको भी कैलकुलेट कर लो। ये तो डेल्टा वी लाइन का था, और डेल्टा वी स्फीयर का क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा के क्यू डिवाइडेड बाई। अच्छा, इसमें भी देखो हमको फाइंड आउट करना है, तो देखना होगा कि इसको पहले लिखें क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसमें कैपिटल आर में से के क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर को माइनस कर दोगे। ठीक है, जो वैल्यूज आपको दिया हुआ है, log 4 को तुम लिखोगे 2 log 2, और आपको log 2 का वैल्यू दिया हुआ है, इसको कैलकुलेट करोगे, दिस कम्स आउट टू बी 146 वोल्ट एंड दिस कम्स आउट टू बी 45 वोल्ट। दोनों को ऐड कर दो, यू विल गेट 171 वोल्ट। का आंसर हो जाएगा 171। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। Spherical soap bubble inside an air chamber at pressure P0 equal to 10 power 5 Pascal has a certain radius so that the excess pressure inside the bubble is delta P equal to 144 Pascal। ठीक है, एक चैम्बर है, उसमें एक बबल है, बाहर कुछ प्रेशर है, P0 प्रेशर है, और अंदर जो बबल के अंदर प्रेशर है से 144 पास्कल ज्यादा है। Now the chamber pressure is reduced to 8 P0 by 27 so that the bubble radius and its excess pressure change। ठीक है, अब अगर आपने अंदर का प्रेशर कम कर दिया, बबल बड़ा हो जाएगा साइज में, कि प्रेशर उसके अंदर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, और उससे फिर एक्सेस प्रेशर भी चेंज होगा। इन दिस प्रोसेस ऑल द टेम्परेचर्स रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, मतलब ये आपको P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगाना अलाउ करना चाह रहा है, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख करके। ठीक है, बबल के लिए assume air to be an ideal gas and the excess pressure delta P in both the cases to be much smaller than the chamber pressure। मतलब आप बबल के अंदर जो प्रेशर लेंगे वो अप्रॉक्सीमेटली बाहर वाले प्रेशर के इक्वल ही लेंगे फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ये ऐसा कहना चाह रहा है। ठीक है, द न्यू एक्सेस प्रेशर डेल्टा P इन पास्कल इज, तो मैं इसमें लिख सकता हूं P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो पहला प्रेशर जो था वो था P0। ठीक है, और वॉल्यूम जो था वो था 4/3 पाई आर क्यूब। P2 जो है वो, अब तुमने प्रेशर इसको चेंज करके कर दिया 8 P0 अपॉन 27 और अगेन 4/3 पाई आर डैश क्यूब। ठीक है, अब तुमने रेडियस को चेंज करके आर डैश लिख दिया क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो गया। ठीक है, तो यहां से आर डैश क्या हो जाएगा, अब अगर क्यूब रूट निकालोगे सारा कटा दो, ये सब कट जाएगा, ये सब कट जाएगा, नॉट कट जाएगा, 4/3 पाई कट जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा क्यूबिक रूट 27/8, सो दिस इज 3/2 आर। तो आर डैश जो है वो 3/2 आर हो गया। ठीक है, अब सिंपल एक्सेस प्रेशर क्या होता है, एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी जो होता है वो होता है 4T डिवाइडेड बाई आर। अगर रेडियस 3/2 आर हो गया, एक्सेस प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। ये वैल्यू था 144। अब ये अगर 3/2 आर हो गया, मतलब 3/2 से इसको डिवाइड कर दो, ये कितना आ जाएगा, 96 पास्कल आ जाएगा। ठीक है, 144 को 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो, विल कम आउट टू बी 96 पास्कल। तो इसका आंसर 96 हो जाए। ठीक है, यहां तक तो इंटीजर वाले क्वेश्चंस थे। अब दो पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस, ठीक है, जिन पे दो दो क्वेश्चंस बेस्ड था। पहला पैराग्राफ ये है, इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ईच ऑफ द टू स्लिट्स ए एंड बी एज शोन इन द फिगर, ये ए और बी स्लिट्स है, आर ऑसिलेटिंग अबाउट देयर फिक्स सेंटर, सेंटर के अबाउट ऑसिलेट कर रहे हैं, और इनका सेपरेशन ये है, डी का वैल्यू इतना है,
ओमेगा भी दिया हुआ है, इस रेट से ये ऑसिलेट कर रहे हैं विद ओमेगा इक्वल टू 0.8 रेडियन पर सेकेंड। द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट इज 1 मीटर। ये कैपिटल डी है, कैपिटल डी इज 1 मीटर, ठीक है। एंड वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड टू इल्यूमिनेट द स्लिट्स इज 6000 एंगस्ट्रॉम। द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ ऑन द स्क्रीन चेंजेस विद टाइम। ऑब्वियसली जब ये चेंज होगा तो यहाँ पर जो फ्रिंज पैटर्न बनेगा वो भी ऑसिलेट करेगा, ठीक है। अच्छा, जो सेंट्रल ब्राइट है वो तो वहीं रहेगा क्योंकि बाकी फ्रिंज पैटर्न ऑसिलेट करेगा, सेंट्रल ब्राइट तो y इक्वल टू 0 पर ही रहेगा। ये सब हम समझ रहे हैं। अब 14th क्वेश्चन में पूछा हुआ, द 8th ब्राइट फ्रिंज above the point O oscillates with time between two extreme positions. The separation between these two extreme positions in micrometer is। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमको 8th ब्राइट का पोजीशन क्या होता है, y इक्वल टू होता है 8 लैम्डा डी बाई, तो अभी इसमें लिखोगे 8 इंटू 6000 इंटू 10 पावर माइनस 10 इज 1 मीटर। नीचे इसको लिखोगे ये वाला चीज 0.8 प्लस 0.04 साइन ओमेगा टी। ये मिलीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 10 पावर माइनस 3 कर दो। ये जो है ये मीटर में आएगा, ठीक है। अब ये आपसे बोल रहा है कि जो दो एक्सट्रीम पोजीशन होगा, क्यों होगा दो एक्सट्रीम पोजीशन, एक बार में ये 0.04 या 4 मिलीमीटर 80 मिलीमीटर में ऐड होगा और एक बार सबट्रैक्ट होगा, ठीक है। ये दो वैल्यूज अलग अलग निकाल लो कि y का वैल्यू कहां से कहां तक जाता है, ठीक है। एक बार में डिनोमिनेटर में 76 मिलीमीटर रखोगे और एक बार रखोगे 84 मिलीमीटर और दोनों से y निकाल लो और उनका जो डिफरेंस होगा वही होगा डिस्टेंस जितना वो शिफ्ट होगा, ठीक है। टू एक्सट्रीम्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो उतना ही होगा। तो इफ यू कैलकुलेट दिस कम्स आउट टू बी 601.50 माइक्रोमीटर। देखो ये मीटर में आएगा, जो मैंने सारा वैल्यू लिखा है इसको भी मीटर में रखना है, इसको भी मीटर में रखना है। मीटर में आएगा उसको 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देना तो आपको माइक्रोमीटर में आंसर आ जाएगा। इस पर्टिकुलर पार्ट का क्वेश्चन का आंसर ये आएगा। ये न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप है, इसमें डेसिमल वाला भी आएगा ऑप्शन में। डेल्टा वाई इज दिस, ठीक है। तो सेकंड पार्ट है इसका, सेम ऊपर वाला एक्सप्लेनेशन वही है। तो बोला द मैक्सिमम स्पीड इन माइक्रोमीटर पर सेकेंड एट विच द 8th ब्राइट फ्रिंज विल मूव इज। तो जो 8th ब्राइट फ्रिंज y था कितना था, 8 लैम्डा डी अपॉन टी। डिफरेंशिएट कर दो, इसकी वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो v इज dy अपॉन डी टी। दिस इज -8 लैम्डा डी अपॉन डी स्क्वायर इंटू डी ऑफ डी अपॉन डी टी। और d का वैल्यू कितना है, यही है 0.8 प्लस 0.04 साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू है, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, ये ओमेगा इंटू 0.04 आ जाएगा और मुझे इसका मैक्सिमम स्पीड चाहिए, इसका मैक्स चाहिए। तो ये जो साइन का डिफरेंशिएट करके कॉस आएगा ना उसको ड्रॉप कर दो, उसका मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, ठीक है। तो ये डी ऑफ डी अपॉन डी टी, इसका मैक्स वैल्यू जो है कितना आ जाएगा 0.04 इंटू ओमेगा, और ये मीटर पर सेकेंड में है, ठीक है। ये भी आपको बताना है माइक्रोमीटर पर सेकेंड में। तो इसको लेके यहां पर से मल्टीप्लाई कर दो तो V मैक्स आ जाएगा 8 इंटू 6 इंटू 10 पावर माइनस 7 मीटर में अभी लिख रहा हूं मैं, इंटू डी इज 1 मीटर। स्मॉल डी का स्क्वायर यहां पे जो है तुम 0.8 को यूज कर लो, ठीक है। 0.8 मिलीमीटर है इंटू 10 पावर माइनस 3 का स्क्वायर
और इसको यूज कर लो इनटू 0.04, और ओमेगा कितना है, ओमेगा दिया हुआ है 0.08, 0.08, तो ये मीटर पर सेकंड में आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देना 10 पावर 6 से, ठीक है। तो वैल्यूज हम देख लेते हैं इसमें, 8 इंटू 6 48, 48 इंटू 32, 48 इंटू 32 डिवाइडेड बाई नीचे 64 है। 10 के पावर्स देख लेते हैं, ऊपर कितना है -7, -2, -2, -11 हो गया, 10 पावर -5 हो गया, और 64 इंटू यहाँ पे -4 हो जाएगा, 8 इंटू, तो 10 पावर -8, ठीक है। यहाँ से ये 2 आ गया, ये 24 हो गया, और 24 और इंटू 10 पावर 3, 2400 माइक्रोमीटर पर सेकेंड। तो ये इसका वैल्यू आ गया। अच्छा, 0.04 ओमेगा, इसमें 0.04 जो है ये मिलीमीटर में है, तो इसको मीटर कन्वर्ट कर लो, 10 पावर -3 लिख दो, ठीक है। ये करके अब वैल्यू डाल दो इसमें, वी मैक्स कितना हो जाएगा, तो ये सारे वैल्यूज डाल देते हैं। 8 इंटू लैम्डा इज 6 इंटू 10 पावर -7, डी 1 मीटर है, डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, तो इसको भी मीटर में रखना है, 0.8 इंटू 10 पावर -3 का स्क्वायर, और ये वाला चीज जो है दिस इज 0.04 इंटू ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे हमको दिया हुआ है 0.08, और 10 पावर -3 भी था यहाँ पे। जब इसको कैलकुलेट करोगे यू विल गेट इन मीटर्स, इसको 10 पावर 6 से और मल्टीप्लाई कर देना तो माइक्रोमीटर में आ जाएगा, तो यू विल गेट 24 माइक्रोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको 10 पावर 6 से और मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर से ये माइक्रोमीटर कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 24 आएगा, जो आंसर होगा दैट विल बी 24.00, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस में हमको आंसर करना है, ठीक है। ये पहला पैराग्राफ था। दूसरा पैराग्राफ अगेन 2 क्वेश्चन इस पे बेस्ड है। क्वेश्चन देख लो, इसमें लिखा है 2 पार्टिकल्स 1 and 2 each of mass m are connected by a massless spring and are on a horizontal frictionless plane। ये 2 मासेस है, ये और ये 1 और 2, ये प्लेन पे रखा हुआ है, फ्रिक्शनलेस प्लेन है, 3 नंबर मास आकर के इसको हिट कर रहा है, तीनों का मास सेम है, ठीक है, एज शोन इन द फिगर। इनिशियली द 2 पार्टिकल्स विद देयर सेंटर ऑफ मास एट x0। अच्छा, इनका जो सेंटर ऑफ मास x0 है, इसके साथ ये दोनों पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं, ऐसा दिया हुआ है, और ऑसिलेटिंग विद एम्पलीट्यूड a, मतलब जो इनका एम्पलीट्यूड ऑसिलेट करने का है वो a है, और ये जो डिस्टेंस मीन डिस्टेंस है दोनों का, ये d दिया हुआ है, और लिखा है जो a है वो d से छोटा है, ठीक है। चलो, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से ऑसिलेट कर रहे हैं, दस देयर पोजीशंस एट टाइम t आर गिवन बाई x1t, तो x0 प्लस d तो है ही, यहां से d डिस्टेंस आगे, प्लस a साइन ओमेगा t, तो ये ऑसिलेट कर रहा है a साइन ओमेगा t, और x2 में इधर पीछे आ जाओ, x0 माइनस d और माइनस a साइन ओमेगा t, क्योंकि ये इस तरफ को ऑसिलेट करेगा, ठीक है। जब भी ये दोनों मासेस ऑसिलेट करेंगे ना, तो ऐसे ऑसिलेट करेंगे, ठीक है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होंगे, ठीक है। एक अगर राइट जा रहा होगा, दूसरा लेफ्ट जा रहा होगा, दोनों एक्सट्रीम पे एक साथ पहुंचेंगे, तो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहे होंगे, ठीक है। ये वैल्यूज हमको दिया हुआ है, where d is greater than 2a, पार्टिकल 3 ऑफ मास m मूव्स टुवर्ड्स दिस सिस्टम, और इसकी स्पीड दी हुई है u0 इक्वल टू a ओमेगा बाई 2 एंड अंडरगोज इंस्टेंटेनियस इलास्टिक कोलिजन विद पार्टिकल 2, ये आकर के इसको हिट करता है एट टाइम t0। फाइनली पार्टिकल्स a1 and 2 acquire a center of mass speed vcm and oscillate with amplitude b
एंड द सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ठीक है, ये दे रहा है कि इसके लगने से सेंटर ऑफ मास हो सकता है मूव करने लगे, ईसीएम का वैल्यू को निकालना होगा और नया एम्पलीट्यूड इसका बी बन जाता है। आपको बताना है पहला केस में पीसीएम बाई ए ओमेगा क्या होगा अगर कोलिजन कितने टाइम पे हुआ है, टी इक्वल टू 0 पे हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा हमको इक्वल टू 0 पे देखना होगा कि सिचुएशन क्या है। ठीक है, इक्वल टू 0 पे सिचुएशन क्या है ये देखते हैं। ठीक है, चलो तो t इक्वल टू 0 पे जो बॉडीज है इनकी वेलोसिटी हमको पता चल जाए ना तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो x1t अगर इसकी वेलोसिटी फाइंड करना है तो इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये वाला टर्म तो हो जाएगा 0 और ये कितना आ जाएगा ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। तो इसका मतलब पहले वाले पार्टिकल की वेलोसिटी इक्वल टू 0 पे ओमेगा ए होगा। ठीक है, ये वाला पार्टिकल का वेलोसिटी प्लस ओमेगा ए हो गया। ठीक है, और ये वाला पार्टिकल देखो, सेकेंड वाला पार्टिकल, इसकी भी वेलोसिटी निकालना है। ये वाला टर्म का डिफरेंशिएशन 0, अब माइनस ए साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है, इसका भी हो जाएगा माइनस ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये उल्टा इधर को जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से, माइनस ओमेगा ए से, जिस टाइम पे ये इसको ओमेगा ए बाई 2 वेलोसिटी से आकर के इलास्टिकली हिट करता है। जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी तो चेंज होकर के हो जाएगी ओमेगा ए बाई 2, इसकी वेलोसिटी चेंज होकर के हो जाएगी ओमेगा ए, ये इधर निकल जाएगा अपना सिस्टम। इस पे उस मोमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इस टाइम पे ये अपने मीन पोजीशन से गुजर रहा है तो स्प्रिंग का कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस पे। ठीक है, तो इस पर और कोई फोर्सेस नहीं लग रहा है, चेंज नहीं आएगा, इसकी वेलोसिटी इतनी ही रह जाएगी, ओमेगा ए रह जाएगी। अब सिंपल है, अब इस दोनों सिस्टम का पीसीएम निकालना है। ठीक है, सिंपल v1 m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कर दो। ये ओमेगा ए बाई 2 से जा रहा है और ये ओमेगा ए से जा रहा है, कितना हो जाएगा m ओमेगा ए बाई 2 प्लस m ओमेगा ए डिवाइडेड बाई m प्लस m। ठीक है, 2m हो गया, तो ये 3/2 ओमेगा ए डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 3/4 ओमेगा ए आ जाएगा। ठीक है, ये VCM है, बट हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है VCM अपॉन ए ओमेगा। तो अगर ए ओमेगा से डिवाइड कर दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.75, क्योंकि हमको डेसिमल में आंसर देना है तो हम आंसर लिखेंगे 0.75। ठीक है, फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजी था, सेकेंड वाला भी ऑलमोस्ट इतना ही इजी है। ये सारा सिचुएशन याद रखना है, वहां पे भी क्वेश्चन में सारा लिखा हुआ है। ठीक है, इस बार बोल रहा है कि कितने टाइम पे ये जाके हिट करता है, π/2 ओमेगा। तो जरा सा देखो यहां पे जो π/2 ओमेगा अगर मैंने रख दिया, ये π/2 आ जाएगा, इसका मतलब अब ये अपने एक्सट्रीम पे है और यहाँ एक्सट्रीम पे वेलोसिटी इसकी 0 होगी। ठीक है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट भी कर दूंगा, cos π/2 जो है वो 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी cos π/2 जो है वो 0 आ जाएगा। अभी सिचुएशन ये है कि ये अपने एक्सट्रीम पे है, ये अपने एक्सट्रीम पे है, ठीक है, मतलब इधर ये D से और A आगे चला गया, तो ये D प्लस ए इधर है और ये भी इधर D प्लस ए है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अभी इन दोनों की क्या है, 0 है, और इसी टाइम ये आके ओमेगा ए बाई 2 से इसको हिट करता है। अब क्या होगा, वेलोसिटी का एक्सचेंज होगा, इलास्टिकली हिट कर रहा है, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी ओमेगा ए बाई 2 और इसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि पे कोई फोर्स लगा नहीं बाहर से और वेलोसिटी को चेंज करने के लिए। अब अगर VCM निकालोगे
क्या होगा, m इंटू ओमेगा ए बाई 2 प्लस m इंटू 0 डिवाइडेड बाई m प्लस m, किया जाएगा ओमेगा ए बाई 4। मतलब अब जो इसका सेंटर ऑफ मास है, मैं यहां पे बना देता हूं नया फिगर। अब इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये खुद चल रहा है कितने से, ओमेगा ए बाई 4 से। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या है, याद रखना सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ही ऑसिलेशन होगा। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में लेफ्ट वाले की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ओमेगा ए बाई 4 आगे की तरफ, और राइट वाला जो जीरो वेलोसिटी से था उसकी वेलोसिटी ओमेगा ए बाई 4 पीछे की तरफ हो जाएगा, मतलब ऐसे अंदर की तरफ। इसलिए अब ये सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ऑसिलेट कर रहा है, और उसी के रिस्पेक्ट में हमको एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन निकालना होगा, क्योंकि पूरा सिस्टम चल रहा है और ये ऑसिलेट कर रहा है। तो ऑसिलेशन के लिए अब हम क्या लिख सकते हैं, जैसे ये यहाँ से डिस्टेंस, मतलब अगर वो बी एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट कर रहा है तो हम लिख सकते हैं ओमेगा ए बाई 4। अच्छा, ये भी दिया हुआ है कि जो फाइनल ऑसिलेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी वही है, ओमेगा है। दिस विल बी ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मीन पोजीशन से ये कितना दूर है, मीन पोजीशन से ये ए दूर है, क्योंकि तुमने देखा यहाँ पे इस टाइम पे जो x1 और x2 का वैल्यू जो था वो कितना था, ये ए यहाँ से मीन पोजीशन डी था, वहाँ से ए डिस्टेंस से था, ये ए डिस्टेंस आगे था। तो इसको लिखोगे बी स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे ए स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायर कर दो, ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर को इधर कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा, अच्छा ओमेगा स्क्वायर को मैं काट भी सकता हूँ, ठीक है, हटा दो, ये कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 16 प्लस ए स्क्वायर, तो 17 ए स्क्वायर बाई 16। बट मुझे निकालना है ये 4b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। ठीक है, मैनिपुलेट करना है, यहाँ से 4 कर दो इधर, तो यहाँ पे बचेगा कितना 4, और ए स्क्वायर को इधर कर दो, 4b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 17 डिवाइडेड बाई 4 विच इज 4.5। तो इस क्वेश्चन का आंसर 4.25 होगा। तो हमने सारे 17 के 17 प्रॉब्लम्स डिस्कस किए, और मोस्टली आपने देखा होगा कि प्रॉब्लम्स बहुत टफ नहीं थे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, थोड़ा बहुत सोचना था। बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे थे जिनमें हमको सिर्फ फॉर्मूले की ज़रूरत थी। तो आगे आप इसके साथ अपना सॉल्यूशंस मैच करके देख सकते हैं, और आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।